मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हम इसके तीसरे उपखंड को शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत हमने पढ़ा कि किस प्रकार जातिवाद के चलते बनारस में तुलसीराम जी को घर में लेना मुश्किल हो गया और 4 घर बदलने के बाद जब वे 5वें घर में पहुंचे, जो था रानी बड़हर कोठी, जिसके के मालिक एक राजा थे जो उस मिर्जापुर की रियासत के राजा थे और साथ ही वे आरएसएस के कट्टर समर्थक थे। उनके मकान में, उनके महल में या कोठी में आरएसएस की शाखा लगाई जाती थी। अब हम यहां उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और मैं आपको बोल दूं कि मुर्दैया के 3rd लास्ट एपिसोड में एक कमेंट था, कोई संजय कुमार गुप्ता 2 बार गुप्ता जी का। उन्होंने लिखा था कि मैडम आप और रतन जी आरएसएस को लेकर पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं और असली राष्ट्रद्रोही तो आप लोग हैं। तो संजय कुमार गुप्ता जी का जवाब आज का एपिसोड है। ध्यान से सुनिए। चलिए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। मैंने रानी बड़हर कोठी में सांप्रदायिकता की नर्सरी का जो रूप देखा, उससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दंगों की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की जाती है। आरएसएस की शाखा हमेशा दिमाग में खटकती रही। अब इसके आगे सुनते चलिए, एक एक शब्द हथौड़े की तरह दिमाग में बजता है। राजा साहब, हमें वहां मुन्नी लाल के ही एक यादव साथी ने कमरा दिलवाया था। उसने हमें बताया कि राजा साहब को सिर्फ पैसे से मतलब रहता है, क्योंकि उन्हें रोज शराब चाहिए। राजा साहब बड़े रंगीन मिजाज भी थे। अक्सर नर्तकों को बुलाकर अपनी छत पर कथक नृत्य का आयोजन करवाते रहते थे। वे दुर्गा देवी के बड़े भक्त थे, इसलिए हरदम माथे पर बड़ा सा लाल टीका लगाए रहते। ऐसी हालत में जब वे टहलने निकलते तो बड़े भयंकर दिखाई देने लगते थे। तो यहां पर भी बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने मानव मनोविज्ञान को सामने रखा है कि किस तरीके से सारा गेटअप जो होता था वो डराने के लिए ही होता था। गेटअप के जरिए वे दिखाना चाहते थे कि वो कितने खूंखार हैं, उनसे बच के रहने की जरूरत है। बेशक कभी तलवार उठाकर किसी मक्खी का कत्ल ना किया हो। हमारे कमरे के बगल में बीएचयू के ही एक अन्य छात्र राम सेवक त्रिपाठी रहते थे। वे हमारे बीच में जान गए थे कि हम चमार हैं। एक दिन वे हमारी खिड़की के सामने आकर कहने लगे कि हमारे कमरे में एक छात्र पहले रहता था जिसकी अचानक मृत्यु हो गई, जबकि उसे कोई बीमारी नहीं थी। बस इतना ही कहकर वे अपने कमरे में चले गए। वहां कई पुराने छात्रों से पूछने पर पता चला कि कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। हमें समझ में आ गया कि त्रिपाठी जी को दलित पड़ोसी पसंद नहीं थे, इसीलिए अंधविश्वास फैलाकर वे हमें भगाना चाहते थे। एक दिन तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उस कमरे में भूत रहता है। हमें इन बातों में से आभास हो गया था कि त्रिपाठी जी कोई ना कोई गुल अवश्य खिलाएंगे, तो भूत के बहाने जरूर इनके साथ कुछ अनहोनी घटना घटने वाली होगी। इस चीज का आभास तुलसीराम जी को उनकी बातों से चल गया था। हुआ यह कि उन्होंने राजा साहब को बता दिया कि कमरा नंबर 15 में चमार रहते हैं। जाहिर है उस कमरे में हम लोग रहते थे। जुलाई 1967 का कोई दिन था। मैं और मुन्नी लाल बीएचयू से क्लास लेकर करीब 5 बजे रानी बड़हर कोठी में ज्यों ही दाखिल हुए, राजा साहब अपनी डरावनी मुद्रा में सामने टहलते हुए नजर आए। वे शीघ्र ही हम लोगों के पास आए और दाएं कंधे से बंदूक उतारकर बाएं कंधे पर रखते हुए मुन्नी लाल से कहने लगे, तुम चमार होकर इतने मोटा कैसे हो गए? हमें कुछ भी समझ में नहीं आया और राजा साहब धड़ाधड़ मुन्नी लाल की पीठ पर मुक्के से प्रहार करने लगे। डर के मारे मेरा बेहाल था। संयोगवश राजा साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा। उनके दिमाग में सिर्फ यह बसा हुआ था कि मुन्नी लाल मोटे कैसे हो गए। तो डॉक्टर अंबेडकर के वक्तव्यों की तरफ यदि ध्यान दे कि एक सवर्ण को क्या तकलीफ होती है, वे आपको अच्छे कपड़े पहनते हुए देखकर उसे तकलीफ होती है, आप तंदुरुस्त हैं तो उससे उसे तकलीफ होती है,
आप अच्छा पढ़ने में है तो भी उससे उसे तकलीफ होती है। हर लिहाज से वो आपको एकदम दमित और शोषित ही देखना चाहते हैं, फटे हुए चिथड़ों में और पतले दुबले मरियल से। वे मुन्नी लाल को पीटने के बाद पीछे मुड़कर अपने निवास की ओर चले गए। हम बहुत डरे हुए थे। चल रही आरएसएस की शाखा के बगल से अपने कमरे में चले गए और अपना सामान बक्से में पुनः भर लिए। रानी बड़हर कोठी के पीछे वाली चहर दीवारी में एक छोटा सा फाटक था। तपसी राम मुन्नी लाल के साथ मैं अंधेरा होने पर उसी पिछली फाटक से निकलकर नई कॉलोनी होते 80 चौराहे पर चला गया। वहां से हम लोग एक पेड़ के तने के चारों तरफ बने चबूतरे पर बैठकर विचार करने लगे कि अब कहां जाया जाए। अंतोतगत्वा मुन्नी लाल के एक सहपाठी भारतनाथ शुक्ला काम आए। वे प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और भेदनी में तुलसी पुस्तकालय के बगल के मकान में एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे। शुक्ला जी हम तीनों को अपने साथ कमरे पर ले गए। तो यहां पर इनका नाम दिखाया है शुक्ला। तो ऐसी बात नहीं है कि हर कोई खराब ही हो, हर जगह हर तरह के लोग मौजूद रहते हैं। कुछ अच्छे लोग भी थे जिनके सपोर्ट के चलते, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों, चाहे तुलसी राम जी हों, अभी तो जिक्र में ही है, इन्हें सपोर्ट मिला। वह रात उन्हीं के पास बिताई गई। उन्होंने खाना पकाकर हमें खिलाया भी। सुबह शुक्ला जी ने मुझे अपने साथ रहने का सुझाव दिया और उसी मकान में तपसी राम तथा मुन्नी लाल को दूसरा कमरा दिला दिया। उनके इस प्रस्ताव से मैं भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि करीब साल भर तपसी राम और मुन्नी लाल के साथ रहते रहते उनसे आपसी संबंध खराब होने की स्थिति में पहुंच गए थे। ऐसी बात नहीं थी कि वे लोग इनसे चिढ़ते थे, वजह कुछ और थी जिसको वे आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं तुलसीराम जी, सुनिए। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरी धनहीनता के कारण उन्हें बहुत अधिक खर्च करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप अनेक अवसरों पर मेरे साथ वे लोग भी भूखे रह जाते थे। मेरे प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य परशुराम सिंह हमेशा कहा करते थे कि अगर दो दोस्त अपनी दोस्ती तोड़ना चाहते हो तो वे साथ रहने लगे। उनकी ये बात एकदम सही निकली। शायद इसीलिए कहावत बनी होगी कि दोस्ती जो है वो बराबर वालों में करनी चाहिए। अतः शुक्ला जी का प्रस्ताव मेरे लिए अत्यंत उचित समय पर आया। वैसे भी मैंने कभी नहीं चाहा कि तपसी राम तथा मुन्नी लाल से मेरी किसी भी तरह अनबन हो। इस बीच तपसी राम का लॉ फाइनल हो गया और वे बीएचयू छोड़कर कलकत्ता चले गए। उनके पिताजी बिड़ला की एक जूट मिल में मजदूर थे। तपसी राम उसी मिल में क्लार्क बन गए। यदि तपसी राम नहीं होते तो संभवतः मैं बीएचयू में कभी नहीं पहुंच पाता। इस तरह जुलाई 1966 से जुलाई 1967 तक का एक साल बड़े दुर्दिनों में बीता। जातिगत यथार्थ के कारण बार बार नए कमरे की तलाश में मैं दोहरा जीवन जीने लगा था। मैं विश्वविद्यालय में दलित होता था और शहर के कमरे में आते ही शर्मा जी बन जाता था। तो ये उनकी दोहरी जिंदगी चल रही थी। हर रोज जातीय परिवर्तन मुझे बहुत खटकने लगा। भदैनी के जिस मकान में भारतनाथ शुक्ला जी के साथ में रहता था, उस मकान का मालिक एक साधु था। शुक्ला जी बताते थे कि साधु बनिया गुप्ता है, किंतु दाढ़ी बढ़ाकर मकान पर कब्जा कर लिया है। अब कोई कह दे कि हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं और किराए की मुफ्त कमाई पर जिंदा है, जबकि पूजा पाठ से उसका कोई मतलब नहीं है। हकीकत भी यही थी। मैंने उन्हें कभी पूजा करते या मंदिर जाते नहीं देखा। साधु बाबा भी किसी दलित को मकान किराए पर नहीं देते थे। शुक्ला जी बार बार मुझे शर्मा जी बने रहने की सलाह देते रहते थे। शुक्ला जी हद से ज्यादा जातिवाद के विरोधी थे, इसलिए बीएचयू में उनके अधिकतर दोस्त दलित ही हुआ करते थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि अच्छे और बुरे लोग सब जगह मौजूद रहते हैं। वे अंग्रेजी साहित्य के साथ बीए ऑनर्स कर रहे थे। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। वे मुझे शर्मा जी के नाम से पुकारते भी थे। मैं सबसे ज्यादा उस समय झेप जाता था जब साधु बाबा मुझे शर्मा जी कहकर पुकारते थे। तो यहां पर उनका जो व्यंग्य है वे एक अनोखे अंदाज में, झेप के अंदाज में वे लिखते हैं, जो सिर्फ तुलसी राम जी ही कर सकते थे। साधु बाबा के मकान में बिजली का कनेक्शन था। वे हर किसी से 5 रुपया एक बल्ब जलाने का अलग से किराया लेते थे। वैसे कमरे का किराया भी 5 रुपया ही होता था। साधु बाबा की परेशानी यह थी
कि 9:30 बजे रात के बाद वे बिजली जलते रहने वाले हर कमरे में जाकर बुझाने के लिए कहते रहते थे, भले ही कोई आदमी पढ़ ही क्यों ना रहा हो। अभी हमें 2 महीने भी वहां रहते नहीं बीते थे कि एक दिन साधु बाबा बिजली बुझाने के लिए हम लोगों के कमरे में आ गए। उस समय हम लोग पढ़ रहे थे। शुक्ला जी आग बबूला हो गए और पास में रखा बेलन उठाकर साधु बाबा को लगे पीटने। बेलन का एक तगड़ा प्रहार बाबा के दाएं हाथ पर पड़ा और उसमें फ्रैक्चर हो गया। रात में ही साधु बाबा की शिकायत पर पुलिस आ गई। अंतोतगत्वा यह मामला कचहरी पर पहुंचा। परिणाम स्वरूप शुक्ला जी को वह मकान छोड़ना पड़ा और वे शहर के दूसरे हिस्से कबीर चौड़ा के पास एक मकान में चले गए। साधु बाबा ने मुझसे कहा कि शर्मा जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए उस कमरे में आप रह सकते हैं। मेरा मन वहां रहने का नहीं कर रहा था, किंतु शुक्ला जी ने भी कहा था कि मैं कमरा ना छोड़ूं। शायद वे जानते थे कि एक दलित को कमरा मिलना कितना मुश्किल है और यहाँ पर तुलसी राम जी पास में रहकर पुस्तकालय का भी उपयोग कर सकते थे और कॉलेज में आने जाने में भी उनका जो समय नष्ट होता था उसे वे बचा सकते थे। अतः मैं वहीं रह गया। मैं उस मकान से लगभग 1.5 साल तक रहा। अकेले रहना मुझे इसलिए पसंद आया कि मैं अपनी समस्याओं से स्वयं जूझना चाहता था। वे पहले जिक्र कर चुके हैं कि दोस्तों का साथ उन्हें अच्छा तो लगता था, लेकिन उनकी वजह से दोस्त भी बेकार में ही परेशानी में पड़ जाया करते थे अक्सर। अब मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे कारण कोई परेशानी में रहे। परिणाम स्वरूप भूखे रहने की रफ्तार काफी तेज हो गई। इस समस्या के निदान के लिए मैं सिर्फ शाम के समय ही खाना बनाता और दिन का खाना गोल कर जाता था। इस तरह 15 दिन के महीने के खर्च का भार कम चलने लगा, जो बढ़कर 1 महीना हो गया। मतलब 15 दिन के एवज में आप 1 महीना में खाना खा लेते थे, 1 वक्त करके, 2 वक्त ना खाके। इसके बावजूद मई 1968 के वे दिन मुझे कभी नहीं भूलेंगे जब मैं लगातार 9 दिनों तक भूखा रहा। उन 9 दिनों तक मैं एक चाय सुबह और दूसरी चाय शाम को पीकर गुजारा करता था। वह चाय भी उधार की होती थी, इसलिए वैसा करने में सफल रहा। होता यह था कि उसी मकान में एक अन्य किराएदार रहते थे। वे कायस्थ थे, जिन्हें सभी लोग मुंशी जी के नाम से पुकारते थे। मुंशी जी उस मकान के सामने सड़क की पटरी पर स्टोव जलाकर चाय पिलाने का कारोबार करते थे। उस मकान के सारे किराएदार मुंशी जी को महीने के अंत में चाय के पैसे देते थे। इस तरह चाय उधार में मिल जाती थी, अन्यथा नकदी की हालत में वे भी मयस्सर नहीं होती। उस भुखमरी के 9 दिनों का 8वां दिन मेरे लिए विशेष यादगार दिवस के रूप में बदल गया था। उस दिन रविवार था। मेरे तांत्रिक ओझा रिश्तेदार के छोटे भाई रघुनाथ मडुवाडीह के डीजल रेल इंजन कारखाने में नौकरी करते थे। कारखाने के परिसर में स्थित जलाली पट्टी में उनका सरकारी मकान था। उस दिन भूख अपनी चरम पर थी। भूखे रहते रहते एक अनुभव यह था कि 3 दिन से ज्यादा दिन खाना न मिलने की स्थिति में जंघों में बहुत दर्द होने लगता था। अतः भूख मिटाने की इच्छा लिए मैं भदैनी के करीब 6 किलोमीटर दूर जैसे तैसे पैदल चलकर जलाली पट्टी पहुंचा तो देखा कि रिश्तेदार के घर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि वे कल आजमगढ़ अपने गांव गए हैं और 1 सप्ताह बाद वापस आएंगे। निराशापूर्ण लौटानी यात्रा पहाड़ लांघने जैसी बन गई। उठते बैठते मैं घंटों चलकर महसूरगंज, लक्सा तथा गुरुबाग आदि मोहल्लों से होता हुआ दशाश्वमेध घाट पहुंचा। घाट की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठकर मैंने अपने दोनों पांव गंगा में डुबा दिए। उस बेहद गर्मी में मेरे पांव की जल समाधि बहुत राहतकारी तो लगी, किंतु सोचने पर मजबूर हो गया कि गंगा किसी के पाप को तो धो सकती है, पर भूख को नहीं। थकावट इतनी ज्यादा थी कि गंगा से पैर निकालने का मन नहीं कर रहा था। लगभग घंटा भर मैं वहां बैठा रहा। उस दिन भी कई मल्लाहों ने मुझे गंगा की सैर के लिए पूछा था। उन्हें क्या पता था कि मैं भूख पर सवार होकर गंगा की ही सैर कर रहा था। जब मैं गंगा से हटकर दशाश्वमेध घाट से ऊपर आया तो देखा कि वहां बहुत लंबी कतार में सैकड़ों भिखारी तसला, लोटा आदि जैसे पात्रों के साथ बड़े अनुशासन पूर्वक बैठे हुए थे। वे उझक कर अपने दाएं छोर की तरफ बार बार उकताई नजर से देखते जा रहे थे। उन्हीं के साथ मेरी निगाह भी दाएं छोर की तरफ गई।
वहां ताजा पकी खिचड़ी से भरा एक बहुत बड़ा हंडा था। हंडे की मेहखड़ में बंधी 2 बांस की काड़ियां थीं, जिन्हें पकड़कर 2 आदमी हंडे को सरकाते जा रहे थे और एक आदमी एक डिब्बे के नपने से भिखारियों के तसलों में खिचड़ी डालता जा रहा था। उन दिनों बनारस के कुछ धर्मप्रिय मारवाड़ी सेठ प्रतिदिन भिखारियों को खिचड़ी देते थे। मेरे मन में बार बार ये बात आती कि मैं भी तसला लेकर किन्हीं 2 भिखारियों के बीच में बैठ जाऊं, किंतु मैंने बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोया और न किसी से भूखे रहने की शिकायत करी। खिचड़ी की सुगंध लिए मैं शाम के समय भदैनी वापस आकर एक बार फिर मुंशी जी की उधार की चाय पीकर सो गया। कितना मार्मिक चित्रण है कि खिचड़ी की खुशबू लेकर वे उसी से संतुष्ट होकर वापस आ गए। बनारस आकर पढ़ाई करने के अनेक कारणों में एक सबसे बड़ा कारण यह था कि मेरे स्कूल वाले प्रधानाचार्य धर्मदेव मिश्र हमेशा कहा करते थे कि बनारस में कभी कोई भूखा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं से शाम को खाना अवश्य मिल जाता है। मेरा उनकी इस धारणा में अटूट विश्वास हो गया था, किंतु भदैनी में यह विश्वास टूटकर चकनाचूर हो गया। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मान्यताओं या आस्थाओं से जिंदगी नहीं चलती। उनके प्रधानाचार्य धर्मदेव मिश्र जी ने ये सारी बात जरूर भिखारियों के संदर्भ में कही होगी, किसी आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति के संदर्भों में नहीं कही होगी। गौतम बुद्ध ज्ञान की तलाश में महीनों भूखे रहकर शमशान साधना करते रहे थे और नर कंकालों का सिरहाना बनाकर वहीं सो जाते थे। भूख की हालत में उन्हें यह वैज्ञानिक अनुभूति हुई थी कि खाली पेट मस्तिष्क काम नहीं करता, इसलिए वे खाने लगे। खाली पेट रहना मेरे लिए एक विकराल समस्या थी। अतः उस नवरात्रि व्रत के अंतिम दिन मेरा दिमाग चल पड़ा। उन दिनों BHU गेट के सामने वाले लंका मोहल्ले में स्टूडेंट्स फ्रेंड नामक एक किताब की दुकान होती थी। उसका मालिक नई किताबों के अलावा पुरानी किताबों को अधिया पर खरीद लेता था और उन्हें पवन्ना पर बेचता था। मेरे BA प्रीवियस में अंग्रेजी साहित्य वाले कोर्स में शेक्सपियर के 2 ड्रामा ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस तथा द मर्चेंट ऑफ वेनिस लगे हुए थे। बनारस के प्रकाशक इन नाटकों को अलग अलग छापकर 5-5 रुपए में बेचते थे। पाठ्यक्रम में होने के नाते ये दोनों नाटक मेरे पास थे। मैं इन दोनों नाटकों को हाथ में लेकर आंख मूंदे बिस्तर पर गिराता, लुढ़काता और फिर उठाता। इस तरह लॉटरी निकालने की प्रक्रिया द्वारा जब एक नाटक हाथ में आया तो आंख खोलने पर पता चला कि नवरात्रि का व्रत ओथेलो ही तुड़वाएंगे। शाम का समय था। मैंने ओथेलो के साथ स्टूडेंट फ्रेंड में दाखिल होकर उसे आधे दाम में यानी 2.5 रुपयों में बेच दिया। लंका से ही एक बनिए की दुकान से 1 रुपए में 2 किलो मोटा चावल, 8 आने में आधा किलो अरहर की दाल तथा 4 आने में 1.5 किलो लकड़ी का कोयला लेकर भदैनी आ गया। दशाश्वमेघ घाट की खिचड़ी याद थी, इसलिए खिचड़ी ही पकाने का निर्णय लिया। पतीली में बुद 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 कर जैसे जैसे खिचड़ी पकती जा रही थी, इस नाटक में शेक्सपियर के सारे पात्र मेरी आंखों से गुजरते जा रहे थे। थीम भी तो बड़ी अनोखी थी। वेनिस के प्रभावशाली सिनिस्टर ब्रेबेंशियो की अति सुंदरी गोरी कन्या डेस्डेमोना का ओथेलो नामक काले हबशी से प्रेम विवाह, खलनायक इगाओ के बीच में कूदना। वैसे तो ओथेलो नाम से आप नॉवल भी पढ़ सकते हैं, शायद फिल्म भी बनी है हॉलीवुड में, उसे भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर वे स्टोरी ब्रीफ कर रहे हैं और साथ साथ अपने संदर्भों को भी जोड़ रहे हैं। ओथेलो एक जादू टोना द्वारा फंसाए जाने वाले आरोप को डेस्डेमोना द्वारा इनकार करना और यह मानना कि उसे ओथेलो की वीरता की गाथा सुनकर स्वाभाविक ही प्रेम हो गया था। ओथेलो और डेस्डेमोना के बीच विष बोने के लिए खलनायक इयागो का उसकी शादी के रुमाल को अपनी पत्नी इमिलिया द्वारा चुराकर प्रतिद्वंद्वी कैशियो के शयन कक्ष में रखवाना। चोरी किए गए इस रुमाल के माध्यम से इयागो द्वारा ओथेलो को विश्वास दिलाना कि डेस्डेमोना का कैशियो से अवैध शारीरिक संबंध है। रुमाल कहां गया के उत्तर में डेस्डेमोना की अनभिज्ञता पर ओथेलो के संदेह की सीमा का अपनी परिकाष्ठा पार कर जाना, अंतोतगत्वा इसी संदेह के चलते ओथेलो द्वारा डेस्डेमोना की हत्या करना।
इमिलिया द्वारा षड्यंत्र का पर्दाफाश करने पर पश्चाताप करते हुए ओथेलो का अपने सीने में कटार घोंपकर डेस्टिमोना के बिस्तर पर गिरकर मर जाना आदि दृश्य मेरी कल्पना में मंचित होते रहे। इस बीच शेक्सपियर की कल्पना से आगे मेरी एक कल्पना यह थी कि डेस्टिमोना मेरी खिचड़ी पका रही है और ओथेलो अपने सीने में कटार घोंपकर मेरे बिस्तर पर छटपटा रहा है। मेरी खिचड़ी तो पक गई, किंतु मुझे ऐसा लगा कि खिचड़ी के साथ ही मैंने शेक्सपियर को भी बेच खाया। तो ये उनका लगाव था पढ़ाई के प्रति, कि जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपनी एक पुस्तक बेच दी, लेकिन उसका दुख उन्हें किस तरह कचोट रहा था कि अब पढ़ाई के लिए एक पुस्तक उनकी कम हो गई। तो आज का ये एपिसोड यहां समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।